Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the 9th lecture on the course Organizational Behavior. Let's have a recap on lecture 8 before we start with the contents of the lecture 9. So during our 8th lecture we were discussing that how motivation concepts are related to the different characteristics on the job, or how you can redesign your jobs, taking help from the motivation theories. We saw that how it is possible to redesign the jobs that can lead to positive influences, such as we saw that how the different characteristics of the job on the job or of the job, such as the variety, autonomy, significance, how they influence the positive employee outcomes and ultimately result in the creation of motivating job potential. Right, and we saw that how they affect basically the critical psychological states. They create more meaningfulness in the work of the individual, and as a result of that, the individual feels more motivated to perform. He shows higher productivity, higher performance, lower turnover, high morale, and so on. Right, and similarly we discussed that how the jobs can be redesigned. Right, so herein we discussed a number of possible ways through which managers or the employees can redesign the jobs. We started off with job enlargement, wherein we saw that how job enlargement may not be a very good possibility to redesign the jobs because it does not involve skill variety, right? And it keeps the same monotony in the job, right? So 0 plus 0 is equal to 0. Right, so if there is no skill involved in your job, right, and then of course the net result is also, if you add nothing to nothing, the answer will be nothing, right? So if there is, the job should have multiple skills involved in it, and the skills should be of the ones that stretch your abilities. उस तरह का स्किल सेट होना चाहिए जिसमें मल्टीपल नेचर, मतलब उसमें सारे टास्क ज़रूरी नहीं है कि बहुत चैलेंजिंग हो, कोई टास्क आपका सिंपलर भी हो लेकिन कुछ चैलेंजिंग हो, मतलब डिफरेंट स्किल्स हों इन्वॉल्व होना डिफरेंट टास्क्स को करने के लिए. इफ़ द सेम स्किल इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द जॉब्स, जैसे इफ ओनली योर फिजिकल आपसे लेबर रिक्वायर्ड है, तो उसमें कोई आपकी और इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी और तरह की स्किल्स की, तो देन दैट्स अ वेस्ट. ठीक है, जैसे आपको जो कस्टमर ऑफिसर्स हैं या कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा किस स्किल्स की ज़रूरत होती है कि उनको इंटरपर्सनल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है, इसी तरह जो मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं उनको इंटरपर्सनल स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है. बट अदर देन दैट हर जॉब की अपनी नेचर होती है और उसकी अपनी स्पेसिफिक स्किल सेट उसके लिए रिक्वायर्ड होता है. तो जितनी मल्टीपल स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा किसी काम को करने के लिए, उतनी ही वो हमने इसमें ही देखा कि वो ज़्यादा इनरिच्ड जॉब होगी. तो दूसरी ऑप्शन हमने देखी कि जॉब इनरिचमेंट की है. ठीक है, तो इनरिच जॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अगर मोटिवेशन थेरीज के रेफरेंस में भी देखें तो जैसे 2 फैक्टर थेरी है विच इज़ गिवन बाय हर्सबर्ग, तो उसने क्या कहा, उसने भी यही कहा कि इनरिच करें जॉब्स को. थेरी एक्स एंड थेरी वाई है, उसमें मैं क्या कहा कि मैनेजर्स शुड मेक दोज चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन रीडिज़ाइन द जॉब सो दैट टू मेक देम मोर इनरिच्ड. ठीक है, तो थेरी एक्स थेरी वाई की असम्पशंस भी यही थी और उस में भी यही रिकमेंडेशंस थी कि उनको इनरिच किया जाए. हर्सबर्ग ने भी यही रिकमेंडेशंस दी कि जॉब्स को इनरिच किया जाए. देन यू कैन से दैट योर जो है वो ऑल्टरनेट वर्क अरेंजमेंट्स हमने देखी. इसके अलावा फिर जॉब रीडिज़ाइन में हमने देखा कि आपको दूसरा रोटेशन का देखा कि हाउ the jobs they can also be rotated in order to make them more you can say that you're to bring in variety in the jobs. आप उनको रोटेट भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन उसमें हमने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इन तीनों टाइप्स के देखे कि इनके क्या पॉजिटिव्स हैं और इनकी डाउन साइड्स क्या हैं. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ऑल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट्स हो सकती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्टरनेट वर्क अरेंजमेंट्स ऑफर करती हैं, सच एज फ्लेक्स टाइम हमने देखी, जॉब शेयरिंग हमने देखी. जॉब शेयरिंग में भी सौ के कैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं जॉब को, और जैसे 40 आवर्स को वर्क है उसको डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन देम, डेज की फॉर्म में कर सकते हैं या आवर्स की फॉर्म में कर सकते हैं, जो भी अरेंजमेंट हो पॉसिबल
उस तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। और हमने देखा कि इसके स्पेसिफिकली बेनिफिट्स हैं रिटायर्ड पीपल के लिए एंड फॉर द वुमेन, बिकॉज दे आर द कैटेगरीज जो कि हिट होती हैं, आपके जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उनसे हिट होती हैं, या जो जिनको वर्क फैमिली इश्यूज होते हैं। और रिटायर्ड वर्कर्स जो है ऑफ कोर्स वो 40 आवर्स अ वीक, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू वर्क, सो उनके लिए भी एक अच्छी अरेंजमेंट और अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो इनके हमने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स डिस्कस किए। टेली कम्यूटिंग हमने देखा और हमने ये देखा कि टेली कम्यूटिंग के क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। इन टर्म्स ऑफ हमने टेली कम्यूटिंग का मतलब एक हमने पॉजिटिव ये देखा कि like the organizations they are they cost effective होती है उनके लिए in terms of the space उनको सेव हो जाती है, ठीक है। और दूसरे organizational resources of course सेव हो सकते हैं with space when the employee is working at home। other than that हमने देखा कि टेलीकम्यूटिंग के कुछ नेगेटिव्स भी हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को भी फेस करने पड़ सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी। एक तो सुपरवाइजर ऑफ कोर्स इतनी क्लोजली मॉनिटर और सुपरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हैम्पर हो सकती हैं। एवेल्युएशंस ऑलरेडी कुछ हद तक जजमेंट होती है, परफॉर्मेंस एवेल्युएशंस सब्जेक्टिव होती हैं, बट ऑफ कोर्स इन दिस केस जब आप एम्प्लॉय को क्लोजली मॉनिटर भी नहीं कर रहे, वो वर्क एनवायरनमेंट में काम भी नहीं कर रहा, तो उसमें वो दे बिकम इवन मोर सब्जेक्टिव, ठीक है। और फिर ये कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला भी सीन हो जाता है इन दिस केस ऑफ टेलीकम्यूटिंग। आप कोई वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, कोई नॉमिनेशंस हैं, सो यू माइट बी लेफ्ट आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स एज अ रिजल्ट बिकॉज यू आर नॉट ऑन ऑफिस, ठीक है। फिर आप इस तरह की चीज़ें भी मिस कर देते हैं जब आप टेलीकम्यूटिंग में की एक अरेंजमेंट में कि यू माइट फील अलोन, ठीक है। आप लोनली भी आप फील कर सकते हैं बिकॉज आपका जो एक इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है आपको, जिसमें सोशलाइजेशन भी होती है, कोवर्कर्स के साथ सोशलाइजेशन होती है, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो ऑल दोज थिंग्स दे कैन बी लेफ्ट आउट बाय यू व्हेन यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। लेकिन ऑफ कोर्स आपको ओवरऑल आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कैन बी वेरी हाई, आपका मोरल बहुत हाई हो सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो सकती है, बिकॉज अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की फैसिलिटी ना दे तो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू कैन नॉट कैरी ऑन और यू कैन नॉट इवन कंटिन्यू योर जॉब, ठीक है। बट सिंस जॉब इज अ रिक्वायरमेंट फॉर यू, सो अगर आपको इस तरह की अरेंजमेंट मिल रही है जिसमें आप जॉब कर भी सकते हैं, एट होम कर सकते हैं, अपने बाकी इश्यूज को भी देख सकते हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो रेस्ट उसकी डाउन साइड्स हैं, दे माइट बी the positives might much overweigh a lot the downsides, ठीक है। तो इसलिए as a result of this increasingly organizations now are using telecommuting। तो पाकिस्तान में अभी ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में तो हम देखते हैं कि टेलीकम्यूटिंग हो गई, जॉब शेयरिंग हो गई, और जो दूसरी इस तरह की ऑल्टरनेट वर्क अरेंजमेंट्स है, फ्लेक्स टाइम इवन, they are all very common, right? Very large number of organizations by Western countries में, even in Japan में वो बहुत ज़्यादा organizations इनको इस तरह के उनको फॉलो कर रही हैं। फ्लेक्स टाइम तो यहाँ पर भी मल्टीनेशनल्स वगैरह कुछ फॉलो कर रही हैं, बट ऑफ कोर्स we are since you know in the phase of in infancy phase हैं हम, हर चीज़ में हम बाद में सीख रहे होते हैं जो चीज़ें पहले आ रही होती हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, सो वी आर लर्निंग ऑल दोज टेक्निक्स एंड ऑल दोज इंटरवेंशंस मच लेटर। तो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये भी एक साइन है कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज जो है वो दैट टेक्स टाइम एंड दैट इज़ डिलेड। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू नो दीज थिंग्स आर कमिंग हियर एंड सून आई होप कि ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर भी इस तरह के प्रोसीजर्स लाएंगे और उसको इसके बेनिफिट्स को रीप कर सकती हैं। But it requires really sophisticated interventions at the part of the organizations to for the you know to इस तरह की interventions को introduce कराने के लिए। Then हमने देखा था कि performance जो है वो कैसे is a function of ability, motivation and opportunity। So AMO, इसको हम AMO theory भी बोलते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा देख लेंगे बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर। AMO theory is basically ability stands for आपकी कितनी ability है to do the job, ठीक है, कि how much capable you are to perform the job, to perform at work, ठीक है। Then motivation, how much you are motivated to do it, as the name indicates, ठीक है। और मोटिवेशन का क्या मतलब है, क्या चीज़ें इंडिकेट करती हैं, ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। सो परफॉर्मेंस इज अ फंक्शन ऑफ एबिलिटी, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी इज द थर्ड वन। सो अपॉर्चुनिटी इज द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, ठीक है। तो मतलब यानी कि अगर आपके पास एबिलिटी है परफॉर्म करने की, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, आपके पास स्किल सेट है नेसेसरी कि आप उस जॉब को या जो भी कोई टास्क है यू कैन डू इट वेल, यू आर एबल टू डू इट।
यू आर मोटिवेटेड टू डू इट एज वेल. अब थर्ड फीचर क्या है? अपॉर्चुनिटी. बट यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इट. ठीक है, मतलब आपके फॉर एग्जांपल कोई कंट्रोल्स इस तरह के हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इतना ज़्यादा कंट्रोल ओरिएंटेड है, या कोई किसी भी और रीजंस की वजह से आपको इतने रिसोर्सेज नहीं दिए गए, यू डोंट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू डू द वर्क और टू कंप्लीट द टास्क. ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है टू परफॉर्म दैट टास्क. ठीक है, तो अगेन आपकी परफॉर्मेंस उससे परफॉर्मेंस कैसे आएगी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी परफॉर्म करने की? तो इसलिए दिस इज कॉल्ड दैट परफॉर्मेंस इज अ फंक्शन ऑफ all these three things: ability multiplied by motivation multiplied by opportunity. अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी मिसिंग होगी तो आपकी परफॉर्मेंस विल बी जीरो. सो जीरो मल्टीप्लाइड बाय बाकी दोनों चीजें जितनी भी हों, इट विल बी जीरो. अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है, परफॉर्म ही नहीं, आप यू डोंट हैव द एबिलिटी, हाउ कैन यू परफॉर्म? मोटिवेशन आपकी जितनी ज़्यादा मर्जी हो, अपॉर्चुनिटी भी आपको हो, ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटी है परफॉर्म करने की, यू आर फुली मोटिवेटेड बट यू डोंट हैव द एबिलिटी. ठीक है, आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है, हाउ कैन यू डू इट? यू कैन डू इट. एंड सेम गोज फॉर द अदर टू फैक्टर्स. अगर इफ यू आर कैपेबल, फुली कैपेबल हैं उसको करने के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉर्चुनिटी भी दी हुई है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी बट यू डोंट हैव द मोटिवेशन, यू डोंट वांट टू डू इट. ठीक है, तो हाउ कैन यू डू इट? अगेन यू कैन नॉट डू इट. ठीक है, तो इस तरह से ये ऑल दीज थिंग्स शुड बी प्रेजेंट फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म. दैट इज व्हाई इट स्टेटेड दैट परफॉर्मेंस जो है वो इन तीन चीज़ों का फंक्शन है, नॉट अलोन मोटिवेशन. किसी एक अकेली चीज़ का फंक्शन नहीं है. आपको अगर मोटिवेटेड हैं करने के लिए तो आपको एबिलिटी भी होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू डू इट. हाँ, ये हो सकता है कि मोटिवेशन अगर है तो वो ड्राइव कर ले एबिलिटी को, कि इफ यू आर मोटिवेटेड टू डू इट, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, यू कैन लर्न टू डू इट, बट ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए. ठीक हो गया. तो दिस इज द AMO थ्योरी एंड इट बेसिकली AMO बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इट हैज यू नो अगेन बहुत इसकी इट हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ attention from scholars, this theory, AMO theory. Okay, now we see that today we are going to do from concepts to applications. हम आज motivation देखेंगे from concepts to applications. Let's have a look at the outline. देख लेते हैं कि डिटेल में हमने आज क्या क्या करना है. Okay, long agenda for today. We are supposed to see the employee involvement. That is participative management, representative participation देखेंगे, quality circles देखेंगे. ठीक है, then we'll be seeing linking employee involvement programs and motivation theories. So we'll see that how they can be linked, the employee involvement programs और motivation theories को हम कैसे लिंक कर सकते हैं और किस रेफरेंस में हम employee involvement programs को यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद है यूजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट एम्प्लॉइज. ठीक है जी, तो और उसके बाद है व्हाट टू पे, एस्टैब्लिशिंग अ पे स्ट्रक्चर, हाउ टू पे, रिवॉर्डिंग इंडिविजुअल एम्प्लॉइज थ्रू वेरिएबल पे प्रोग्राम्स. इसमें हम तीन तरह के वेरिएबल पे प्रोग्राम्स देखेंगे. वन इज द पीस रेट पे, द अदर वन इज द मेरिट बेस्ड पे, देन वी हैव द bonuses, skill-based pay, profit sharing, gain sharing, employee stock ownership plans. So these are all the variable pay plans हैं basically. तो उसके बाद हम ये देखेंगे variable pay plans. ठीक है, और other than that हमारे पास क्या है? We have the implications. इन सारी चीज़ों की जो हम अभी आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इनकी फिर हम implications देखेंगे. तो ये हमारा एजेंडा है for today. तो इसमें जैसे आपको आउटलाइन ये बता रही है, मेनली हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इसी टॉपिक को कि मोटिवेशन की एप्लीकेशन को. ठीक है, और कि उन थेरीज की एप्लीकेशन को बेसिकली हम कंटिन्यू कर रहे हैं. यू कैन से दैट अगर हम बहुत ज़्यादा उसको क्रक्स उसका बताना चाहें तो हम पहले हमने पीछे वाले लेक्चर में किया कि मोटिवेटिंग थ्रू जॉब रिडिज़ाइन. अब दूसरा हमने देखा मोटिवेटिंग थ्रू ऑल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट्स, कि फ्लेक्सी टाइम ऑफर करेंगे, शेयरिंग जॉब शेयरिंग ऑफर करें, टेलीकम्युनिकेशन. तो ये सारे तरीके क्या हैं आपको मोटिवेट करने के बेसिकली तरीके ना, कि एम्प्लॉयज़ को आप कैसे मोटिवेट. तो ये सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ये सारे बेनिफिट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रही है इन ऑर्डर टू रिटेन देम, इन ऑर्डर टू कीप देम मोटिवेटेड.
तो आगे हम कुछ और देखते हैं कि और क्या तरीके हो सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के पास और क्या तरीके हैं कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे यूजिंग दीज थेरीज एंड लिंकिंग दीज थेरीज। तो उसमें से एक एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के फिर आगे 2-3 तरीके हैं वो हमने देखने हैं। इसी तरह फिर हमने रिवॉर्ड्स हैं, दे कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, ठीक है। उसके बाद क्या है, पे हाउ टू पे, व्हाट टू पे, अपने रिवॉर्ड्स। ऑफ कोर्स जब हम ये कहते हैं कि रिवॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, तो उसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि आपने पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है, कब करनी है, कैसे करनी है, हाउ यू हैव टू पे, आपने पे स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश कैसे करना है, ठीक है। और फिर जो है वो पे प्रोग्राम्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, फिक्स्ड पे प्रोग्राम्स, वेरिएबल पे प्रोग्राम्स, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या उनकी डाउन साइड्स हैं डिफरेंट पे प्रोग्राम्स की, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसकी इम्प्लीकेशंस देखनी हैं। तो बेसिकली क्या है, मोटिवेशन को अगेन हम लिंक कर रहे हैं ऑल्टरनेटिवली कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या अरेंजमेंट्स हैं और वो कैसे इन मोटिवेशन थेरीज की हेल्प से मोटिवेटेड रख सकती है एम्प्लॉयज़ को, क्या डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पहला है व्हाट इज़ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। सो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स, बेसिकली एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है क्या, that's the question. You have any ideas what is employee involvement? Okay, employee involvement is basically के of course as the name indicates कि एम्प्लॉय कितना इन्वॉल्व्ड है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज में, उसके प्रोसीजर्स में, उसके प्रैक्टिसेस में एक्सेट्रा, एम्प्लॉय की क्या इन्वॉल्वमेंट है, या ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज़ की क्या इन्वॉल्वमेंट है। This is employee involvement, in very simple words, ठीक है ना। So employee involvement program is a participative process that uses the entire capacity of employees and is designed to encourage increased commitment to the organization's success. ठीक है, तो इसमें क्या है कि employees की basically through this program you are trying to utilize the entire capacity of the employees so that उनकी जो कमिटमेंट है विद ऑर्गेनाइजेशन वो इंक्रीज कर सके, उनकी ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंक्रीज कर सके, एंड एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सीड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखें कमिटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कैसे सक्सीड करती है। हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि गोल कमिटमेंट की जब हमने बात की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितना आप एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, उसके डिसीजन मेकिंग में, गोल सेटिंग में, वो वहाँ पे हम गोल सेटिंग के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे। तो उस पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा कि जो है वो गोल सेटिंग में जितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी उतनी गोल कमिटमेंट ज़्यादा होगी। एंड गोल कमिटमेंट वी डिस्कस दैट इट इज़ वन ऑफ द very very important factor that contributes towards achievement of goals, ठीक है। तो unless and until you have goal commitment you cannot achieve your goals, and goal commitment comes with goal participatively set goals. गोल्स जितने पार्टिसिपेटिवली सेट होंगे, जितनी उसमें एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वो ओन करेंगे उन गोल्स को, और उतनी कमिटमेंट हाई होगी, और जितनी कमिटमेंट गोल्स के साथ हाई होगी उतनी चांसेस होंगे कि वो गोल्स भी आपके मीट हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो इसी तरह सिमिलरली एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो है उसका बेसिकली एजेंडे का उसका या उसका मकसद ये है, उसका पर्पज़ ये है कि एम्प्लॉयज़ को कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज किया जाए और उनके कमिटमेंट को इन्हांस किया जाए विद ऑर्गेनाइजेशन। जितना आप उनको इन्वॉल्व करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स में, उन डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आप उनकी इन्वॉल्वमेंट को जब इन्हांस करेंगे तो उतनी ही वो कमिटेड ज़्यादा फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑन द होल, उतनी वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी ओनरशिप को इंक्रीज्ड इन्हांस्ड ओनरशिप उनकी होगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और अल्टीमेटली उतना ही वो परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकता है, और एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज़ की जो सक्सेस है उसके चांसेस को भी वो उतना ही इन्हांस कर सकता है। तो इन रिलेशन टू दिस वी डिस्कस द 3 टाइप्स, हमने देखा कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की हैं 3 तरह के प्रोग्राम्स एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर सकती है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को मेक श्योर करने के लिए। So first is the participative management. So participative management is basically a process in which subordinates share a significant degree of decision making power with their immediate supervisors. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या आ गई, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है ना वो, जिसमें आप म्यूचुअली गोल्स को सेट करते हैं,
यही हमने उसमें डिस्कस किया था कि जैसे मैनेजर्स या मिडिल मैनेजर्स वगैरह या इमीडिएट सुपरवाइजर्स जो आप गोल सेटिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि वो आपके लिए पार्टिसिपेटिवली गोल सेट करते हैं, तो MBO उसकी एग्जांपल है। बट ऑफ कोर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो है वो MBO इज ओनली एन एग्जांपल बिकॉज MBO तो गोल रिलेटेड है ना, गोल सेटिंग के साथ, ऑब्जेक्टिव सेटिंग के साथ। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली इसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट्स आ जाते हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग आ जाती है। ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में होना है तो उसके ऊपर एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, तो उनकी आ जाता है। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन है। अब रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन जो है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज द वर्क काउंसिल्स एंड द अदर वन इज द बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव सॉरी। अच्छा, representative participation क्या है? It is basically that workers participate in organizational decision making through a small group of representative employees. ठीक हो गया? तो इसमें क्या हो रहा है कि just as the name indicates कि all the workers, all the employees are not involved, लेकिन उनके कुछ representatives हैं जो participate करते हैं। ठीक है, तो इट इज जैसे अब वर्क काउंसिल्स का केस है तो अब यू मस्ट बी फेमिलियर विद द वर्क काउंसिल्स जिनको हम लेबर यूनियंस भी बोलते हैं। तो बेसिकली वर्क काउंसिल्स और लेबर यूनियंस में क्या होता है कि वो भी बेसिकली एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव होती हैं और वहाँ पे क्या होता है कि कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं, दे आर चोजन एज रिप्रेजेंटेटिव्स उस काउंसिल के या उस यूनियन के जिसके एम्प्लॉयज मेंबर हैं, उसके नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं दे आर चोजन टू बी द रिप्रेजेंटेटिव फॉर दैट यूनियन। और वो कैसे चूज होते हैं? थ्रू इलेक्शंस दे आर चोजन। ठीक है, या वो नॉमिनेट किए जाते हैं या वो थ्रू मतलब वो ग्रुप जो है या वो जो एम्प्लॉयज हैं उस यूनियन के वही उनको या नॉमिनेट करेंगे या वो उनको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट दे बिकम द पार्ट ऑफ द यू कैन से दैट दे बिकम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्कर यूनियंस। अब जो वर्क काउंसिल्स हैं ये तो बेसिकली रजिस्टर्ड होती हैं और इनकी एक लीगल देयर आर लीगल एंटिटी, एक लीगल बॉडी है वर्क यूनियन या लेबर काउंसिल जो है, लेबर यूनियन है जो। ठीक है, और वर्क काउंसिल, सो इट इज अ legal body and it has its legal presence and it is the right and the responsibility of the employer कि वो जो वर्क यूनियंस हैं उनको रिकग्नाइज करे, वर्क यूनियन को, और उसके राइट्स को रिकग्नाइज करे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक यूनियन एग्जिस्टेंस में आ गई किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको उसके राइट्स हैं और एम्प्लॉयर को उन राइट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो नहीं उनको फुलफिल करेगा तो इट कैन बिकम द यूनियन कैन इवन फाइल सूट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो आगे हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इनको फर्दर डिटेल में अपने किसी लेक्चर में वर्क यूनियंस को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लें। ओके, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि फिर ये वर्क यूनियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये बेसिकली अब ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज दे टॉक विद द मैनेजमेंट। तो वर्क काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव विज़ द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आर सपोज टू हैव मीटिंग। ठीक है, और उसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट दैट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट टॉक विद द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, टेक देयर फीडबैक, टेक देम इन कॉन्फिडेंस एंड देन मेक आर डिसीजन विद देयर कंसेंसस। ठीक है, तो इट इज़ द बेसिकली उनको ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, दैट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट बिकॉज अब वो एक लीगल बॉडी है। दूसरा आ गया बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसमें क्या है कि एक अगेन यहाँ पर कोई यूनियंस नहीं है लेकिन कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोग हो जाते हैं, अगेन पीपल, सम ऑफ द पीपल विच हु रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयज, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म्स एम्प्लॉयज। ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ द, सो दैट इज बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव आप हो जाते हैं इसमें। सो दे आर द पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑफ कोर्स व्हेन दे आर पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो उसमें क्या होगा कि फिर वो एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को भी वहां पर प्रेजेंट करेंगे इन द बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, अच्छा, अब रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन जो है इसका देयर इज अ क्रिटिसिज्म ऑन दिस form of employee involvement because it has been reported in research times and again कि जो board representation है या जो representative participation है it does not motivate the employees. Why?
because it has been criticized specifically in the case of board representatives के वो जो members board में representation कर रहे होते हैं employees की, they often safeguard their own interests only. ठीक है, वो that keeps them motivated. It raises only their voice, not of the employees in general. या शॉप फ्लोर पे जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए गए थे या जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे एक्चुअली डोंट रिप्रेजेंट देम बट दे ओनली सेफगार्ड देयर ओन इंटरेस्ट, और वो अपने बेनिफिट्स के लिए ले लेते हैं, या इट माइट बी गुड फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन बट नॉट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल ऑफ द मेंबर्स और ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑन द होल. सो दिस इज द ड्रॉबैक और दिस इज comment or criticism on this form of employee involvement program. Okay, we have a quality circle as well, which is another type of employee involvement program. तो quality circles जो हैं ये basically इनमें क्या है, they have a different मतलब तरीके से ये होती हैं compared to the other two types of employee involvement programs. इनमें क्या है कि इनमें basically group of employees, they meet together and they meet regularly to discuss the problems regarding the quality. कोई भी product है या कोई भी whatever the task is, उसकी quality को discuss करने के लिए, any problems associated with it, to make investigations, to understand the causes of any problems occurring, to recommend the solutions of possible solutions क्या हो सकते हैं अगर कोई problem face हो रही है, and if there is any issue or error, then what can be the corrective actions that can be taken. तो ये इसके लिए basically quality circles जो हैं वो बनाए जाते हैं. इनका मकसद basically ये है कि group of people they sit together along with their supervisor, वो employees बैठते हैं, so it's the employees along with their supervisor, ठीक है, और along with their boss. So they sit, they have a discussion on the quality issues, just as the name indicates कि quality के जो issues हैं उनके ऊपर basically ये discussion के लिए बनाए गए थे quality circles कि उसमें quality के क्या issues हैं, उनमें क्या problems हैं और क्या corrective actions हो सकते हैं, कैसे improvements लाई जा सकती हैं. अब जो इनके रिजल्ट्स हैं, अगेन देयर आर मिक्स्ड ओपिनियंस एज टू देयर रिजल्ट्स कि उनकी वेदर दे इन्हांस प्रोडक्टिविटी, वेदर दे इन्हांस सेटिस्फैक्शन और नॉट, ओवरऑल एम्प्लॉइज़ के ऊपर उनका क्या इफेक्ट है. क्योंकि देखें ये तो बेसिकली एज अ बैंड वैगन टू इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशंस ने किए, बट वेदर वो वाकई उनका इन्फ्लुएंस है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट उनसे होती है या नहीं होती, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होती है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग में या नहीं होती, ये एक अलग बात है और उसकी जो है वो डाउटेड है, उसकी इफेक्टिवनेस डाउटेड है. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि जो क्वालिटी सर्कल्स हैं, एक तो ऑफ कोर्स आप 40 आवर्स अ वीक यू आर सपोज टू वर्क. आउट ऑफ दोज 40 आवर्स इफ यू सिट फॉर 1 आवर इन अ वीक, ठीक है, तो उसमें उस 1 घंटे में आप क्या इंप्रूवमेंट्स ले आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, उस 1 घंटे में व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स दैट यू कैन bring in the organization in that 1 hour out of the 40 hours. अगर आप अपने problems को discuss कर लेंगे, उनको share कर लेंगे, तो will that those be significant? क्या वो 1 hour उन 40 hours में से इतनी उसकी significance होती है कि वो, या क्या वो वाकई वो solve कर लेता है और problem solving के लिए sufficient है, या क्या उसकी इतनी significance है कि वो significantly reduce करे problems को और employee satisfaction को enhance करे, उनकी participation को, feeling of participation को, उनकी perceptions of participation को enhance करे in organizational decision making and in organizational problem solving, which is not the case, which is not reported to be the case, unfortunately, and that is why it has been discontinued frequently and it has been considered as a bandwagon by management. Then we have the linking these employee involvement programs and the motivation theories. How can these be linked? ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, मैंने आपको स्टार्ट में ही ये बताया था, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको कॉन्टेक्स्ट का अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और प्रोग्राम्स है बेसिकली इस कंटिन्यूएशन में कि आपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड कैसे रखना है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि मोटिवेशन की क्या बैकग्राउंड उसका देखा, उसकी इंपॉर्टेंस देखी है और वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि उनकी एप्लीकेशन देखी है थेरीज़ की, उन थेरीज़ को देखा है, रीजनिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमने उनके करने की कोशिश की है. अब हम ये देख रहे हैं कि उनको मोटिवेटेड आपने कैसे रखना है एम्प्लॉयज़ को. तो इन रिलेशन टू दिस आप ये देखें कि हमारे पास जो थेरीज़ हैं, एक हमने थेरी वाई की, थेरी एक्स एंड थेरी वाई की, जिसमें हमने ये देखा कि थेरी वाई कहती है कि इट बिलीव्स दैट एम्प्लॉयज़, व्हाट वाज थेरी वाई, ट्राई टू रिकॉल
I'm sure and I hope that you are able to recall. So theory Y basically is कि आप कितना employees जो हैं वो so believing in their capacity to believing in this thing that the employees, they are self-motivated to do different things. They have the intrinsic motivation to do different things. They want they inherently enjoy doing their work. They want to do their work, and you don't have to push the employees to do their work. And for that, you need to provide the employees the. So basing on these assumptions, managers they propose that if you should provide that kind of mechanism to the organizations. उनको इस तरह की facilities provide करनी चाहिए, work environment को इस तरह का करना चाहिए कि वो supportive हो, conducive हो growth का, और इस तरह की opportunities का जिसमें employees को autonomy मिले, growth मिले और sense of responsibility मिले, उनकी participation enhance की जाए. So it focused basically on participative management and participative decision making. ठीक है, तो ये इसका रोल है कि involvement programs हैं, उनका मकसद भी यही है कि जो हमने थ्योरी वाई से लर्न किया, जो मैनेजर्स की रिकमेंडेशंस थी कि इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाए सो दैट जो थ्योरी वाई के असम्पशंस हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ह्यूमन बीइंग्स में, वो सेटिस्फाई हो सकें और पॉजिटिव आउटकम्स को रीप किया जा सके. तो इट इज़ इन बेसिकली इन रिलेशन टू दैट कि एम्प्लॉय जो इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स हैं वो उनकी इनिशिएशन, और ये 3 टाइप्स के एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स जो है वो शुरू किए गए. दूसरा हमने देखा था कि 2 फैक्टर थ्योरी हमने देखी थी विच वॉज गिवन बाय हर्जबर्ग. सो अगेन आप रिकॉल करने की कोशिश करें कि 2 फैक्टर थ्योरी क्या थी और ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी करने की कोशिश करें कि हाउ हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स. तो इसमें बेसिकली हमने देखा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. अगेन तो हमने ये देखा कि इंट्रिंसिकली हमने हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स देखे थे. हमने ये देखा था कि जो मोटिवेटर्स हैं दे आर इसेंशियल टू फॉर द इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज और टू फ्लरिश द इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज दे नीड टू बी गिवन इनफ मोटिवेटर्स. और मोटिवेटर्स क्या थे? अगेन एम्पावरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, इनरिचिंग देयर जॉब्स. और इनरिचमेंट में क्या आ जाता है? उनको पार्टिसिपेशन करवाएं, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, और जो जॉब्स हैं उनको इनरिच करें बाय, हमने देखा था कि जॉब्स को कैसे इनरिच करते हैं, उसके जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. तो हर्जबर्ग ने रिकमेंड किया बेसिकली मोर और लेस द सेम कि आप जॉब्स को इनरिच करें और एम्प्लॉयज़ को कैसे इनरिच किया जा सकता है जॉब्स को बाय नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स के जो हमने डिटेल में पढ़े थे. अदर देन दैट एक चीज़ उसने ये कही थी कि पार्टिसिपेट करवाएं एम्प्लॉयज़ को, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराएं, उनको इन्वॉल्व करवाएं, एंड एज अ रिजल्ट the jobs will be enriched and that will lead to intrinsic motivation of the employees, or intrinsic motivation will lead to long term outcomes. ठीक है, in contrast with the extrinsic motivation which only leads to the short run outcomes for the employees. Then we had discussed this ERG theory. ठीक है, ERG was existence relatedness and growth. तो इसमें ERG में हमने क्या किया था? हमने अगेन ERG में यही देखा था कि कैसे जो एम्प्लॉयज़ की एग्जिस्टेंस की नीड्स हैं वो हमने देखा कि बेसिक नीड्स, उसके बाद रिलेटेडनेस की नीड्स हमने देखी, और उसके बाद हमने ग्रोथ नीड्स देखी थी. ठीक है, तो ग्रोथ नीड्स आर हियर अगेन लिंक्ड टू द इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स, बिकॉज अगेन ग्रोथ जो है वो किस चीज़ का किसकी क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ग्रोथ के लिए या ग्रोथ नीड्स स्ट्रेंथ के लिए. ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना ग्रोथ नीड्स. हमने ये डिटेल में देखा था कि ग्रोथ नीड्स आर बेसिकली कि आप की जो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स योर पर्सनल ग्रोथ, टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल ग्रोथ, टुवर्ड्स योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है, तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है ये हमने अगेन देखा था कि ऑटोनॉमी हो, एनरिच्ड जॉब्स हों, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग हो, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी तो इसलिए दिस इज़ हाउ इट इज़ अगेन लिंक्ड टू जो इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स हैं. दे बेसिकली बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज थेरीज ऑफ मोटिवेशन. ये तो 3 की थेरीज हैं मोटिवेशन की जिनसे एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो दे डायरेक्टली इनसे बेनिफिट करते हैं. फिर अब हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको वर्क प्लेस पे रिवॉर्ड कैसे करना है, हाउ टू रिवॉर्ड देम. ठीक है, इसमें 4 बेसिकली की एस्पेक्ट्स हैं दैट हाउ यू कैन रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज़. तो पहला उनमें से आ गया कि व्हाट टू पे. इसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे.
इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल इक्विटी। उसके बाद कि आपने क्या पे करना है, हाउ यू हैव टू डिसाइड। तो ये यहाँ पे ये दो हमारे पास गाइडलाइंस हैं जिनको हमें कंसिडरिंग वी शुड डिसाइड दैट व्हाट वी हैव टू पे। नेक्स्ट इज हाउ टू पे। ठीक है, इसमें क्या आ गया, इसकी एग्जांपल आ गई पीस रेट, मेरिट बेस्ड, बोनसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, गेन शेयरिंग। ठीक है, और जो है इस तरह की जो है स्टॉक जो ऑप्शंस जो होती हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद जो है स्किल बेस्ड पे। तो ये सारी चीज़ें आ गई कि आपने कैसे पे करना है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और ये हम इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट बेनिफिट्स टू ऑफर, फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स एक्सेट्रा, एंड देन वी विल सी दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज द एम्प्लॉयज। तो पहले हम इन 4 टास्क्स पे आ जाते हैं और इनको हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कैसे आपने रिवॉर्ड कैसे करना है। तो ये 4 जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला इनमें से है कि व्हाट टू पे। सो ऑफ कोर्स जब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने क्या पे करना है, तो उसके लिए आप यू विल सेट अप स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी कॉम्प्लेक्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, 2 गाइडलाइंस आपके पास मेनली होनी चाहिए व्हेन यू हैव टू सेट अप पे स्ट्रक्चर्स। जब आपने पे स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करना है, बनाने हैं पे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो उसके लिए देयर शुड बी 2 गाइडलाइंस। एक तो होगी इंटरनल इक्विटी और दूसरी है एक्सटर्नल इक्विटी। ठीक है, अब इंटरनल इक्विटी क्या है? इंटरनल इक्विटी इज वर्थ ऑफ जॉब टू ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली एस्टैब्लिश थ्रू जॉब इवैल्यूएशन। तो इंटरनल इक्विटी आप कैसे डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन। तो व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन? दिस गिव्स राइज टू दिस क्वेश्चन। You have any ideas? Job evaluation. So job evaluation basically is कि आप देखें कि वो जो जॉब है, any job which is created in the organization or which is there in the organization, जब आपने उसका पे स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना है तो आप ये देखेंगे कि उस जॉब की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, इवेल्युएशन बेसिकली ये है कि आप इवेल्युएट करें उस जॉब को कि उस जॉब में क्या स्किल सेट चाहिए। एक कोई MBA या ग्रेजुएट उसके लिए चाहिए है, कोई PhD उस जॉब के लिए चाहिए है, कोई डॉक्टर उसके लिए चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए, किस तरह के स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है। फिर वो स्पेसिफिक स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है, स्पेशलाइज्ड स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, जेनरिक स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर उसमें एक्सपीरियंस कितना आपको चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, हाउ मच एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आपने रिपोर्टिंग किसको करनी है उस जॉब के लिए, आपको ग्रुप में काम करेंगे, इंडिविजुअली काम करेंगे, हु विल समबडी बी रिपोर्टिंग टू यू एज वेल और नॉट। उस जॉब में नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना होगा। ठीक है, उसमें किस तरह के रिसोर्सेज यूज होंगे। तो ये सारी क्या है? जॉब इवैल्यूएशन है, यानी कि उस जॉब को करने के लिए जो जो चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, वो सारी क्या है उस जॉब के बारे में, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, दैट इज ऑल जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, आप इवेलुएट करें, इवेलुएशन में आपको ये क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि ये किस लेवल की जॉब है। ठीक है, तो जैसे कोई क्लरिकल जॉब है उसकी वैल्यूएशन टोटली डिफरेंट होगी कंपेयर टू एक मैनेजेरियल जॉब के। ठीक है ना, तो क्लरिकल जॉब जो है उसके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स डिफरेंट होंगे कंपेयर टू मैनेजेरियल। फिर उनका नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर्स उनके डिफरेंट होंगे, स्किल सेट्स डिफरेंट रिक्वायर्ड होंगी, क्वालिफिकेशंस डिफरेंट रिक्वायर्ड होंगी, एक्सपीरियंस लेवल डिफरेंट रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या डिटर्मिन करती हैं कि वो जॉब के लेवल को डिटर्मिन करती हैं और उस जॉब को डिटर्मिन करती हैं। तो जब आप जॉब इवैल्यूएशन कर लेंगे विच इज़ द, उसकी बेस के ऊपर आप ये डिसाइड करें कि आपने फॉर एग्जांपल क्लर्क की जॉब की भी इवैल्यूएशन कर ली और मैनेजर की जॉब की भी इवैल्यूएशन कर ली। अब ऑफ कोर्स आपको ये पता चल जाएगा जब आप इन्हें इवैल्यूएशन कर ली, दोनों में आप देखेंगे कि कितने कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंसेस हैं और कितनी कॉन्ट्रास्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऑफ कोर्स जो लोग उनको परफॉर्म करेंगे उनकी पेज में भी कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंसेस, उसी इन प्रोपोर्शन टू दैट ही डिफरेंसेस होने चाहिए ना उनकी पेज में भी। तो दिस इज बेसिकली जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, तो दिस इज जॉब इवैल्यूएशन और इसमें आपने फिर ये चीज़ देख लेनी है। ठीक है, तो ये है इंटरनल इक्विटी। सो इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने और जॉब को इवेलुएट किया। आप ये देखें कि डिफरेंट जॉब्स में, किस लेवल की जॉब्स में आप क्या पे कर रहे हैं। ठीक है, और वो एक गाइडलाइन आपके पास आ जाएगी। दूसरी चीज़ है इसमें एक्सटर्नल इक्विटी। सो एक्सटर्नल इक्विटी इज द पे इक्विटी विद रेफरेंस टू इंडस्ट्री कंपेटिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स वेरी सिंपल कि आपको जब आपने पे लेवल्स डिसाइड करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने फिर इसमें ये देखना है कि
जब बिफोर सेटिंग द पे स्ट्रक्चर के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या पे कर रही हैं सिमिलर जॉब्स में, ठीक है, आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं या जो आपकी competitor organizations हैं, what they are offering, that is very important. So it's a strategic decision basically what to pay. It is a very strategic decision because बड़ी इसकी long term implications हैं organization के लिए और managers के लिए, management के लिए. It has very long term implications. Because आप ये देखें कि आपने जो है वो अगर आप मार्केट से आप एक मार्केट कंपैरिजन कैरी आउट करेंगे, ठीक है, आप ये देखेंगे कि दूसरे काउंटर पार्ट्स के कंपेटिटर्स कितना पे कर रहे हैं. अगर वो कंपेटिटर्स आपके उस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इट रेजेस अ क्वेश्चन अगेन, व्हाट विल यू डू, कैन यू पे दैट मच एज योर कंपेटिटर. मे बी आपका जो कंपेटिटर है ही हैज़ वेरी ही और शी हैज़ वेरी डीप पॉकेट्स, योर कंपेटिटर, ठीक है, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी लार्ज फर्म है, कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बहुत डीप पॉकेट्स हैं, वो दे कैन अफोर्ड, ठीक है, टू पे दिस मच हाई, बट मे बी यू कैन नॉट अफोर्ड टू पे दिस मच हाई. एक तो ये इसमें पॉसिबिलिटी है. ओके, एक तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें, और दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये है कि आप you're a small firm, you don't have that much big deep pockets and you cannot finance. अब strategic decision ये इसलिए ही है क्योंकि अब इस तरह के सिनेरियोज में आपको ये देखना और देखना पड़ेगा. स्ट्रेटेजिक डिसीजन है बिकॉज यू हैव टू डिसाइड कि वो जॉब कितनी क्रिटिकल है आपके लिए, वो रिसोर्स कितना क्रिटिकल है. अगर वो रिसोर्स आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, और यू नीड दो स्किल सेट्स और दे आर नॉट इजीली अवेलेबल, तो अगर आप उनको कम पे के ऊपर लेके आएंगे तो ऑफ कोर्स दे विल बी पोस्ड बाय योर कंपेटिटर्स. आपको कंपेटिटर हायर पे ऑफर करके, हायर रेट्स ऑफर करके उसको, तो वो विल मूव देयर, ठीक है, एंड ही विल टेक द स्किल्स, नेसेसरी स्किल्स दैट यू रिक्वायर विद हिम. सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ दैट यू हैव टू मेक. ऑन वन हैंड आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, बिकॉज यू नो जो सैलरीज हैं और लेबर कॉस्ट जो हैं दे आर द बहुत हाईएस्ट इनकी कॉस्ट होती हैं, ये हाईएस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन लेबर कॉस्ट जो है, ठीक है ना. सो टोटल कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस किसका होता है, आपकी सैलरी का होता है. इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल इन मेकिंग दिस डिसीजंस. अब कुछ कंपनीज हैं जो लार्ज इनफ हैं, दे कैन अफोर्ड टू पे टू बी द लीडर्स इन टर्म्स ऑफ द वेजेस, दे कैन अफोर्ड टू बी द लीडर्स, ठीक है. दे आर लार्ज फर्म्स एंड दे कैन ऑल्सो अफोर्ड एंड दे कैन बिकम द मार्केट लीडर्स और दे प्रीफर टू बी द लीडर्स बिकॉज फिर उसमें ये होता है कि ऑफ कोर्स इस तरह की उतनी सैलरी उस लेवल के ऊपर कोई भी ऑफर नहीं कर रहा, तो आपको ये फियर नहीं होता कि जो आपका एम्प्लॉई है वो हायर पैकेज के लिए कहीं और मूव होगा. तो यू हैव दिस दैट ही विल स्टे विद यू नाउ, ठीक है. तो इसके सर्टन बेनिफिट्स हैं, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू सी कि वो आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है. अब कुछ कंपनीज है विच आर वेरी लार्ज बट स्टिल दे आर नॉट द मार्केट लीडर्स इन प्राइस, वो लोअर प्राइस के ऊपर, जैसे वॉलमार्ट की एग्जांपल है. आपको पता है वॉलमार्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर्स इन द होल वर्ल्ड. उसके ऑलमोस्ट ऑल सारे यूरोप में और अराउंड आई थिंक 35-36 कंट्रीज में उनकी एग्जिस्टेंस है इस वक्त ग्लोबली. चीप उनकी क्लेम है कि दे आर द चीपेस्ट रिटेल स्टोर इन द वर्ल्ड, ठीक है. और वो क्या है, व्हाट दे डू इज दैट दे बेसिकली दे आर नॉट द बेस्ट पेयर्स इन द मार्केट, ठीक है. वो फॉर दैट पर्पज अपनी टू प्रोड्यूस एट द लोएस्ट कॉस्ट व्हाट दे डू इज दैट दे ऑफर यू नो दे आउटसोर्सिंग करते हैं वो चीप कंट्रीज से. उनके प्रोडक्शन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं दे आर एट द चीप कंट्रीज, ताकि वो सच एज इन इंडिया में और चाइना में, ठीक है. फिर वो उनकी जितनी भी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोर देन 80% ऑफ देयर प्रोडक्ट्स जो अमेरिकन स्टोर्स में हैं दे आर कमिंग फ्रॉम चाइना. प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पर हैं. वाई? बिकॉज ऑफ इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द चीप लेबर इन चाइना एंड इन इंडिया, ठीक है. तो लोअर कॉस्ट को, लोअर वेजेस के ऊपर उनको रखने के लिए पैसे उनको कम देते हैं. एज अ रिजल्ट वो अपनी जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है उसको वो क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली उसको वो इट कैन फैसिलिटेट, ये इनकी जो स्ट्रेटजी है उसको फैसिलिटेट करती है अपनी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी ओवरऑल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. सो दिस इज व्हाट दे डू. तो अब आपने क्या पे करना है, इसके लिए आपके पास दो गाइडिंग फोर्सेज हैं और या दो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं. एक तो ये हो गया कि आपने
इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी की बेस के ऊपर आपने पे करना है। तो यू हैव टू मेक दिस ट्रेड ऑफ्स आपको करने पड़ेंगे, स्मॉल फर्म लार्ज फर्म के सब मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया कि आपको ये ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि आपने कितना पे करना है। यू हैव टू, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। नेक्स्ट इज द डिफरेंट वेरिएबल पे प्रोग्राम्स। तो इसमें यह है कि अ पोर्शन ऑफ एन एम्प्लॉइज पे इज बेसिकली बेस्ड ऑन सम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, सच एज द पीस रेट पे प्लान्स हैं, गेन शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग है। वेरिएबल पे प्रोग्राम्स जो हैं दे आर इन कंट्रास्ट टू द फिक्स्ड पे प्रोग्राम्स। तो फिक्स्ड पे प्रोग्राम्स में तो ये हो गया ना कि आपने एक पे स्ट्रक्चर और पेज आपने डिसाइड कर लें कि कितना पे करना है, पे स्ट्रक्चर आपने डिसाइड कर लिया। फिक्स्ड जो पे वेरिएबल पे प्रोग्राम्स हैं ऑन द अदर हैंड, एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें आपने द पे इज वेरिएबल, फ्लक्चुएटिंग पेज हैं, वेरिएबल पेज हैं, डिपेंड्स अपॉन द जो नेचर है उसकी काम की और वो डिफरेंट जो आगे फर्दर उसकी अरेंजमेंट्स हैं। तो बेसिकली क्या है, वेरिएबल पे प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। दे गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू एन ऑर्गेनाइजेशन कि वो कैसे जो है वो अपने एडजस्टमेंट्स कर सकती है ना, ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको कम कर सकती है, लेबर की कॉस्ट को कम कर सकती है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि जब इकोनॉमिक रिसेशन वगैरह हो तो उस केस में जब आपके प्रोडक्ट की, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बिल्कुल कम हो गई है, तो इन दैट काइंड ऑफ केसेस आप क्या करेंगे कि आप अगर आप वेरिएबल पे प्लान्स पे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो पे है दैट इज एसोसिएटेड विद द यूनिट द प्रोडक्शन दैट यू आर मेकिंग, राइट। सो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, क्योंकि आप अगर आप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स पे भी कम ही मिलेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से और इसके एडवांटेजेस की वजह से वेरिएबल पे प्लान्स के अगेन इंस्टेड ऑफ जो सीनियरिटी बेसिस के ऊपर जो पे रेजेस होते थे उनके बजाय अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वेरिएबल पे प्लान्स के ऊपर मूव कर रही हैं। एंड इंक्रीजिंगली जापान एंड अदर कंट्रीज जो हैं alike they are increasingly moving to variable pay programs because of the inherent flexibility that these programs have to offer. So इसके advantages disadvantages are not only for the organization but also for the employees. तो इनको हम one by one discuss करते हैं और फिर इनके साथ साथ advantages और disadvantages भी हम देख लेंगे। तो first one is the piece rate pay plans. So herein what is happening is that workers are paid a fixed sum for each unit of production completed. ठीक है, तो as here again the name is indicating piece rate pay plan. इसमें क्या हो रहा है कि आपको कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, there is no fixed salary, कोई बेस सैलरी नहीं है। आपकी जो पे है that is linked to the units that you are producing or the amount या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ आपकी जो पे है वो लिंक्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने somebody has to sell the peanuts, ये उसका टारगेट है कि वो पीनट्स के पैकेट्स उसने सेल आउट करने हैं। अगर उसने और पर पैकेट उसको $1 मिलेगा और if he sells 10 packets at the end of the day he will get $10. If he get 20 packets he will get $20. तो it is a variable pay plan है। ठीक है, पीस रेट पे प्लान है जिसमें पर पीस आपको जो है वो रेट मिल जाएगा और उस पर पीस रेट है और उसके अकॉर्डिंग आपको पे मिल जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरिएबल पे प्लान जिसमें कोई बेस सैलरी नहीं है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इस तरह के जो पे प्लान्स हैं उनकी कुछ डाउन साइड्स हैं। वो हर तरह की जॉब में आप इस तरह के पे प्लान्स को ऑफर नहीं कर सकते। जैसे आप एक कोई प्रोफेसर है तो उसको तो ये नहीं कहेंगे कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जितने स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, जितने आप ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे उतनी ही आपको पे ज़्यादा मिलेगी, या जितनी इन्रोलमेंट्स स्टूडेंट की ज़्यादा होगी उतनी ही आपको ज़्यादा पे मिलेगी, या जितने आप लेक्चर ज़्यादा पढ़ाएंगे उतनी आपको मंथली पे मिलेगी। ऑफकोर्स जब एक परमानेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में टेन्योर्ड प्रोफेसर है तो उसको आप इस तरह का पे प्लान ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई फुटबॉलर है या कोई भी कोच है किसी टीम का तो उसको आप इस तरह से तो आप टाई नहीं करेंगे कि आप जितने भी मैचेस टीम जीतेगी आपको पर मैच $1,000 मिलेगा या 1 मिलियन मिलेगा और व्हाटएवर। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि पर मैच आपको मिलेगा। यू वॉन्ट से दिस एंड यू कैन नॉट से दिस अगेन। आप उसको यही ऑन द अदर हैंड यू विल से कि जी आपको फिक्स्ड मंथली एनुअली दिस इज व्हाट यू विल गेट।
ठीक है, वेदर यू विन द मैचेस और यू लूज द मैचेस, सो इट वॉन्ट बी टाइड टू दैट, बिकॉज अगर आप उसको हर विनिंग के साथ अगर आप एसोसिएट करेंगे कि यू विल गेट दिस मनी ओनली इफ यू विन, तो देन ऑफ कोर्स नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, और वो जॉब्स इस लेवल की नहीं है कि उन पे आप उनको इस तरह की ऑफर करें और वो उनको एक्सेप्ट करें, एज दैट वॉन्ट हैपन. सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब एज वेल, कि कुछ जॉब्स में इस तरह के प्लान्स फिजिबल हैं और कुछ जॉब्स में इस तरह के प्लान्स फिजिबल नहीं हैं. समटाइम्स इस तरह के फिर पे प्लान्स जो हैं दे कैन ऑल्सो लीड टू अनएथिकल बिहेवियर्स सच एज चीटिंग एक्सेट्रा. मतलब जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दी पीनट्स की, मैंने आपको एग्जांपल दी, या कोई भी आप और एग्जांपल दे लें, सेल्स वगैरह की एग्जांपल दे दें कि आपको जो कमीशन है या आपकी जो पे है जब वो सेल्स के साथ लिंक हो जाती हैं क्वान्टिफाइबली स्पेशली, तो उसमें क्या होता है कि आप उनको अपनी सेल्स को ज़्यादा करने के लिए अनएथिकल वेज और मीन्स भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आप सीएस की इससे रेलेवेंट एग्जांपल है, बट वो मैं जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एथिकल मैं आपको बिहेवियर्स को डिसीजन मेकिंग वगैरह के ऊपर जब हम लेक्चर करेंगे तो उसमें मैं आपको ये सीएस की एग्जांपल इन डिटेल बताऊंगी. देन यू कैन ऑल्सो रेफर दैट केस टू हेयर एज वेल. ठीक है, कि कैसे जो इस तरह के प्लान्स हैं वो आपकी अनएथिकल जो सेल्स हैं उनको इनकरेज कर सकते हैं, अनएथिकल बिहेवियर्स को इनकरेज कर सकते हैं. देन वी हैव द मेरिट बेस्ड पे प्लान्स. सो मेरिट बेस्ड पे प्लान्स बेसिकली इनमें क्या होता है कि दे आर बेसिकली लिंक्ड टू द ऑब्जेक्टिव आउटकम्स. ठीक है, सो अनलाइक द प्रीवियस वंस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको आपकी परफॉर्मेंस के साथ या जो आपके आउटकम्स हैं उनके साथ आपका इस यहाँ पर लिंक्ड है आपकी पे, कि जितना आप परफॉर्म करेंगे उतना ही आपको पे उसी प्रोपोर्शन में मिलेगी. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो हैं दे आर बेसिकली परफॉर्मेंस एवल्यूशंस जो हैं वो दे आर बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, और उनकी बेस के ऊपर आपकी जो पेज है वो इवेलुएट होती हैं और आपको उनकी बेस पे मिलती हैं पेज. ठीक है, तो अगेन वेरिएबल कंपोनेंट आ गया. दोज हु परफॉर्म हायर दे गेट more percentage of increment or promotion etc, and those who perform at the bottom level they get the least. ठीक है, तो नॉर्मली जैसे अगर कोई हाई परफॉर्मर है तो उसको 10% इंक्रीमेंट मिलेगी. जस्ट एन एग्जांपल, अगर कोई लो परफॉर्मर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको 1% और 1.5% मिलेगी इंक्रीमेंट, और अगर कोई एवरेज परफॉर्मेंस है तो उसको 3 to 4% मिलेगी. ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली इनमें इनके रेट्स में हाई परफॉर्मर और जो लो परफॉर्मर हैं उनमें काफ़ी वेरिएशन रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू इनकरेज द गुड परफॉर्मेंस एंड इन ऑर्डर टू डिस्करेज द बैड परफॉर्मेंस. तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है हाई और लो परफॉर्मेंस में दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, वो गैप जो है उनमें वो बढ़ता जाता है. तो इट इज़ अ गुड वे इन अ वे कि आप एम्प्लॉइज़ को ये इंसेंटिव हो दैट इफ दे विल परफॉर्म बेटर दे विल गेट हायर रिटर्न. ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो कीप देम मोटिवेटेड. सो ऑफ कोर्स इसकी एक्यूरेसी सिस्टम की इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि परफॉर्मेंस रेटिंग्स की एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है कि आप परफॉर्मेंस को मेजर किस तरह कर रहे हैं, कोई वैलिड इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए या नहीं. तो ऑफ कोर्स इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग. तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसका ये है केस है कि आपकी जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशंस हैं दे शुड बी वैलिड. जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए वो वैलिड होना चाहिए. सब्जेक्टिव एवेल्युएशंस नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए सुपरवाइजर की या बॉस की या रेटर की. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस तरह के सिस्टम में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Then the pay raise fluctuates based upon the economic conditions. Sometimes it can be demotivating for the top performers. ऑफ कोर्स आपका जो पे पूल है वो तो फ्लक्चुएट करेगा एज पर द इकोनॉमिक कंडीशंस. आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वो सारी चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही होती हैं आपके पे पूल को, और किस परसेंटेज में आपने जो है वो इंक्रीमेंट्स देनी है परफॉर्मर्स को, हाई परफॉर्मर्स को किस परसेंटेज पे देनी है वो उससे इन्फ्लुएंस करती हैं. तो अगर इकोनॉमिक रिसेशंस चल रहे हैं तो हाई परफॉर्मर्स माइट बी मतलब लो परफॉर्मर्स से तो उनको ज़्यादा ही मिलेगी, लेकिन दैट स्टिल माइट बी अ वेरी लो परसेंटेज एंड दैट कैन बी समटाइम्स डीमोटिवेटिंग. तो ये इसका एक नेगेटिव डाउनसाइड हो सकती है. नेक्स्ट इज द वे ऑफ रिवॉर्डिंग इज द बोनसेस. समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं वो बोनसेस देती हैं एम्प्लॉइज़ को. ठीक है, सो बट इसकी डाउनसाइड ये है कि समटाइम्स ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है, जॉब का इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है. इस तरह रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशंस बोनसेस दे रही होती हैं, अनाउंस कर रही होती हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट वो इस तरह से बन जाता है कि एम्प्लॉइज दे इवन कैलकुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ देयर रेगुलर जो पेज है उसका एज पार्ट उसको कैलकुलेट कर लेते हैं बोनस को, और इट डज नॉट रिमेन फॉर देम एनी मोटिवेटर एनी मोर. ठीक है, सो
ये इसकी एक डाउन साइड है। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट बोनसेस का यही है कि इट इज़ यूज टू बेसिकली रिवॉर्डिंग जो रिसेंट परफॉर्मेंस है उसको बोनसेस बेसिकली रिवॉर्ड कर रहे होते हैं, बट नॉट द पास्ट परफॉर्मेंस विच इज़ द केस विद द मेरिट बेस्ड पे, बिकॉज मेरिट बेस्ड पे आपने देखा है जैसे ओवर 1 ईयर आप दे रहे हैं और सो, ठीक है। तो इसमें जो है ये इट इज़ बेसिकली रिलेटिवली रिसेंटली आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको बेसिकली बोनसेस जो है वो मेजर करते हैं। देन स्किल बेस्ड पे प्लान, ये भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की एंड दे वर used very frequently in many they have been used in many organizations quite frequently because just as the name indicates skill based pay plans में क्या हो रहा है कि आपकी जो skills हैं उनके साथ tie up हुआ हुआ है आपका pays को, ठीक है। कि जितनी आपकी मल्टीपल स्किल्स होंगी, जितनी आप एडिशनल स्किल्स लर्न करेंगे, स्पेसिफिक स्किल्स लर्न करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लेंगे, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, आपकी जो पेज हैं ये आपको बेनिफिट्स या इंक्रीमेंट्स वगैरह मिलेंगी और दैट विल बी एसोसिएटेड विद योर पे, यानी आपकी जो इंक्रीमेंट है और या पे है उसके साथ ये एसोसिएटेड होंगी द बेटर यू द मोर यू इन्हांस योर स्किल्स। इसकी डाउन साइड बेसिकली बेनिफिट्स तो इसके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब जितनी ज़्यादा आप स्किल्स होंगी, जैसे हमने पहले किया, मल्टीपल स्किल्स होंगे इंडिविजुअल्स के पास, उतनी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, यानी वो रोटेशन वगैरह कर सकती है, डिफरेंट टास्क से की वर्कर से करवा सकती है किसी और दूसरे की एब्सेंस में, या किसी कोई दूसरा अगर क्विट कर जाए तो फिर then of course it facilitates communication across the organization, it lessens protection of territory behaviors, it meets the needs of employees for advancement without promotion and it leads to performance improvements. लेकिन उसकी डाउन साइड्स भी हैं जो सच एज द लैक ऑफ एडिशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट विल इंक्रीज एम्प्लॉय पे, ठीक है। तो आप कितनी हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट विल यू विल लर्न एट वन स्टेज, अगर आपने पे को स्किल्स के साथ लिंक किया हुआ है तो व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड, व्हेन यू हैव लर्नड ऑल द स्किल्स, देन हाउ विल योर पे इंक्रीज, ठीक है। एंड सेकेंडली समटाइम्स ये है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस तरह की भी स्किल्स लर्न कर लेते हैं जो रेलिवेंट नहीं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम में इतनी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो इन दैट केस हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू पे देम, हाउ इट इज गोइंग टू रिवॉर्ड देम। Then continuing to pay employees for skills that have become obsolete, ठीक है। सो जैसे हमने बात की, then paying for skills which are of no immediate use to the organization, then paying for a skill not the level of the employee performance for that particular skill. तो ये इसके कुछ drawbacks हैं which need to be considered while switching to the skill based pay plan, but of course उसके incentives भी हैं, positives भी हैं in terms of flexibility, overall skill set improve हो गया organization में, overall जो learning organization की तरफ आप move कर रहे हैं, but उसके negatives और downsides भी हैं। तो अगर वो आप negatives को address नहीं करेंगे तो ये जो pay plans हैं they will lead to negative जो है motivation की तरफ लेके जा सकते हैं और ऑफ कोर्स उसकी फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। ये जो स्किल बेस्ड पे प्लान्स हैं आप इनको मोटिवेशन थेरीज के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? अगेन रीइंफोर्समेंट थेरी के साथ लिंक्ड है। तो रीइंफोर्समेंट थेरी में आपने देखा कि अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर पॉजिटिव को रीइंफोर्स किया जाए पॉजिटिवली, नेगेटिव को नेगेटिवली रीइंफोर्स किया जाए, तो स्किल बेस्ड पे प्लान्स डू द सेम। अगर आपने स्किल्स लर्न की हैं तो दे शुड बी रिवॉर्डेड, रीइंफोर्स उनको किया जाए बाय पॉजिटिव, आपने इंक्रीमेंट्स देखी आपकी पे में पॉजिटिव चेंजेस करके। इक्विटी थेरी इज बेसिकली क्या है कि अगेन रेशियो ऑफ इक्विटी राइट, कि जितनी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इनपुट है, उसके मुताबिक आपका आउटपुट है, तो वो रेशियोज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो स्किल बेस्ड पे भी यही है कि आपकी जितनी स्किल्स इंक्रीज हो रही हैं उसी की रेशियो में आपको आउटपुट मिलना चाहिए और इक्विटी होनी चाहिए। देन ईआरजी थेरी अगेन जो है वो बेसिकली एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ है। तो ये अगेन emphasis and focus on growth, so your skills it says that you should have the autonomy and growth and enrichment वगैरह होनी चाहिए। तो जितनी वो ज़्यादा होगी उतनी आप उसके benefits ज़्यादा रीप करेंगे। and same goes for the skill based जो pay plans and they do this। and then the McDonald's need for achievement, के जितनी आपकी नीड फॉर अचीवमेंट ज़्यादा होगी इसका मतलब है उतनी आप स्किल सेट्स वगैरह ज़्यादा लर्न करेंगे एंड देन योर पे प्लान्स जो हैं दे वुड बी लिंक टू दैट। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग इज एन अदर एस्पेक्ट टू रिवॉर्ड द एम्प्लॉइज। सो रिवॉर्डिंग एम्प्लॉइज अब हम देख रहे हैं। पहले हमने ये देखा कि कैसे आपने पे करना है, क्या स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अब हम रिवॉर्डिंग पे बात कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग है। बड़ी क्विकली इनको देखेंगे एंड वील ट्राई टू फिनिश इट इन दिस लेक्चर। प्रॉफिट शेयरिंग में देखें ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो प्रोग्राम्स है दैट डिस्ट्रीब्यूट कॉम्पनसेशन बेस्ड ऑन
some established formula designed around a company's profitability. तो जैसे बेसिकली जो कंपनी प्रॉफिट्स में कुछ कंपनीज के जैसे ये प्लान्स होते हैं कि वो जितना वो प्रॉफिट अर्न किया जिस ईयर में उसी रेशो में वो फिर एम्प्लॉइज़ को क्या करती है कि वो देती है अपने प्लान में शेयरिंग करती है उस प्रॉफिट की ऑन सम फार्मूला कि आपको जितना प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है जिस ईयर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ उस ईयर यू वॉन्ट बी डूइंग इट, जिस ईयर प्रॉफिट हुआ उस ईयर एक उन्होंने फार्मूलाज डिसाइड किए होते हैं कि किस फार्मूला पे किस बेस पे अपने कॉम्पनसेशन देनी है. सो इट इज़ ऑन दोज बेसिस द प्रॉफिट इज शेयर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Gain sharing is a little different from the profit sharing, and it's basically an incentive plan है जिसमें improvements basically group productivity के साथ linked होती हैं. आपका जो amount of money that you will get, ठीक है, रिवॉर्ड्स जो आपको मिलेंगे वो ग्रुप प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक्ड होते हैं, यानी कि रिवॉर्ड्स जो हैं वो दे आर लिंक्ड टू प्रोडक्टिविटी. अनलाइक द प्रॉफिट शेयरिंग में तो द रिवॉर्ड्स आर नॉट लिंक्ड टू प्रॉफिट शेयरिंग टू द ग्रुप प्रोडक्टिविटी बट दे आर लिंक्ड टू द प्रॉफिट्स दैट द कंपनी इज गेटिंग. हियर द रिवॉर्ड्स आर लिंक्ड अप टू द प्रोडक्टिविटी दैट द एम्प्लॉइज आर showing. The higher productivity they show, the more rewards they will be getting. So even when the company is not getting the profits, gain sharing में क्या है कि आपको फिर भी rewards मिलेंगे because it is depending upon the productivity of the employees. So it is linked to the productivity. Then you can say that the next aspect is the employee stock ownership plans. सो स्टॉक ओनरशिप प्लान्स में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो समटाइम्स उनकी ये पॉलिसी होती है कि वो एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखने के लिए उनको बेनिफिट्स और उनको रिवॉर्ड्स इस तरह से देती है कि वो उनको बेसिकली बिलो मार्केट प्राइस उनको स्टॉक्स अपने देती है, स्टॉक की ओनरशिप देती है, बिलो मार्केट प्राइस उनको ऑफर करती है. एंड इसमें इससे क्या है, इससे एम्प्लॉइज़ की ओनरशिप भी इन्हांस कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकती है, सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन लेवल ओवरऑल इन्हांस करेगा बिकॉज एम्प्लॉइज़ विल ओन द ऑर्गेनाइजेशन. जब आपके पास स्टॉक्स होंगे, आपके अपने पास स्टॉक्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑफ कोर्स आपकी एक डिफरेंट फीलिंग होगी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. यू विल बी फील मोर लॉयल एंड मोर अटैच्ड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. So जो profit sharing programs और gain sharing programs हैं, they are reported to increase basically the organizational outcomes such as productivity, profitability वगैरह, employee attitudes, because of course rewarding ways हैं और benefits हैं employees के लिए. But basically जो है ये variable pay plans हैं ultimately as we discussed, and some of the people, some of the employees, they may not respond very positively to these. So the outcomes might not be as positive for everyone because ultimately they are the variable pay plans और उनमें risk element आ जाता है. किसी न किसी चीज़ पे कॉन्टिजेंट हैं, स्किल्स पे कॉन्टिजेंट हैं, आपकी जो यू कैन से दैट योर परफॉर्मेंस पे कॉन्टिजेंट हैं, पीस रेट पे या सेल्स वगैरह पे कॉन्टिजेंट हैं और वट एवर. सो उसमें फिक्स्ड एलिमेंट फिक्स्ड जो सैलरी है उसका एलिमेंट नहीं है इसमें, ठीक है. और ऑल्सो दूसरा इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि जैसे हमने अपनी जो CET में पढ़ा था कि जो आप मोनेटाइज जब आप करेंगे इंसेंटिव्स को या किसी भी काम को तो उससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस अंडरमाइन होगी. बट सम ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट दे रिव्यूड दिस आइडिया. इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी हमने किए थे जब हमने CET की थी. So then we have this cartoon. It's a kind of a comic for you people. So it says that the boss is basically saying that so there is 5% more for coming to work, 5% for being on time, and a bonus for returning promptly from lunch. तो ये बेसिकली इट्स जस्ट बेसिकली परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है कि पे इज़ रिलेटेड टू परफॉर्मेंस. एंड ही इज सेइंग कि कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए एट ऑल दीज डिफरेंट जो है वो आपको ऑफर कर रहा है, बोनस ऑफर कर रहा है और इंक्रीमेंट्स कैसे ऑफर की जा रही हैं. So this was interesting, so I thought I should discuss it with you people. Then there are basically intrinsic motivation or employee recognition programs वगैरह को आपको you'll have to go through this, the drawbacks इनके और जो है इनके recognition वगैरह. Then this is also an other cartoon from the Wall Street Journal for the employee of the month. तो ये basically क्या है कि आपका पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बेसिकली आप ये देख सकते हैं रिकग्निशन के ऊपर. देन वी हैव द इम्प्लीकेशंस ऑफ द जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल एंड द एनरिचमेंट मॉडल. सो
basically it's again characteristic model. It is more applicable to individualistic culture as is more individual oriented है, जिसमें आपको ये कहते हैं कि whole होना चाहिए, task identity वगैरह हमने significance you should be able to identify with it, ठीक है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जी individualistic cultures के लिए, और develop भी of course ये उन्होंने किए हैं, उन्हीं के लिए हैं, and it is referred के जी उनके लिए it is more appropriate and suitable. Then job enrichment strategies may not have same effect on collectivist cultures, ठीक है, एंड बिकॉज इट मे नॉट बी पॉसिबल कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में उनको अप्लाई करना। कन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स हैं सच एज जॉब इन्वॉल्वमेंट सीम्स टू वर्क वेल इन जापान एंड हंगरी एज वेल, ठीक है। वाई? बिकॉज देखें एक उनमें से कलेक्टिविस्ट कंट्री है, एक उनमें से इंडिविजुअलिस्टिक कंट्री है, और उन दोनों में लेकिन इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स दे आर रिपोर्टेड टू वर्क वेल। Then on telecommuting, the data on US and Europe available, but not with rest of the world, so not tested on different cultural dimensions, so we don't know whether how iski kya working hai over the different across different cultures, the telecommuting ki. Then variable pay jo hai, individual pay systems such as pay for performance work well for individual cultures, while gain sharing and profit sharing as group based rewards work well for collectivist cultures. There is no empirical answer to this, because you see gain sharing और profit sharing क्या है, हमने देखा था कि group rewards हैं, the group rewards, और collectivist cultures बेसिकली ग्रुप के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर, वहाँ पे उनमें बेसिकली ग्रुप स्पिरिट ज़्यादा होती है। तो इज इट सो दैट दे वर्क वेल इन दोज बट दे डोंट वर्क वेल इन द इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स? देयर इज नो एम्पिरिकल स्टडी टू दिस एज वेल। देन अबाउट द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स, दे सीम टू वर्क वेल इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स देन कलेक्टिविस्ट कल्चर्स सच एज India, where society is high power distance and accepts a high authority from managers, ठीक है। तो जो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं या जो हाई पावर डिस्टेंस कल्चर्स हैं, वहाँ पे जैसे पाकिस्तान की आप एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस है पावर रिलेशंस के साथ आपका, यानी कि एम्प्लॉय का और बॉस का बहुत डिस्टेंस होता है, ठीक है। दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, उनका बहुत डिस्टेंस होता है, फॉर्मल अथॉरिटी होती है बॉस के पास, फॉर्मल पावर्स होती हैं। बाहर के मुल्कों में उनके इतने डिफरेंसेस नहीं होते, ठीक है। दे आर नॉट हाई पावर डिस्टेंस सोसाइटीज़, वी आर हाई पावर डिस्टेंस सोसाइटीज़। तो हाई पावर डिस्टेंस सोसाइटीज़ में जहाँ पे ऑलरेडी हमने ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड द सुपरवाइजर और द बॉस, तो एंड द बॉस हैज़ द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर, उसके पास अथॉरिटी है, तो क्या वहाँ पर भी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स की उतनी ही वैल्यू और इंपॉर्टेंस है? आर दे इक्वली वर्केबल देयर एज वेल or not? This is again also a question. So in order to motivate employees, the implications for managers that recognize individual differences, use goals and feedback, allow employees to participate in decisions that affect them, link rewards to performance and check the system for equity. हमने ये सारे points one by one बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, तो यहाँ पे ये उनका क्रक्स है उन पॉइंट्स का। तो ये आगे जी देखें, यहाँ पे चैप्टर चेकअप है, ये आपके लिए है जस्ट फॉर यू पीपल। तो आप इसको आई विल रिकमेंड कि आप इसको खुद पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर इनके आप जो हैं आंसर्स वो देखें। तो with this we come to an end for today's lecture. I see you again with the next lecture. I wish you all the best. Thank you very much. Allah Hafiz.